हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सीरीज़ में हम आज लेसन नंबर 10 करेंगे। हिस्ट्री क्लास 6 का हमारा एनसीईआरटी सीरीज जो चल रहा था उसी का अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य को पढ़ेंगे आज हम। इसके अंदर क्या है वो हम देखेंगे। अरविंद राजा बना, ये एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों के अकॉर्डिंग। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। तो ये दिमाग में उसके क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा हो सकता है राजा। तो ऐसे राजा हुए हैं जो वो हमारे राजा थे गुप्त वंश के, समुद्रगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। मैंने आपको बता दिया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ, इलाहाबाद के अंदर प्रयाग में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री दोनों थे। ये हरिसेन उनके दरबारी कवि भी थे और मंत्री भी रहे हैं, के द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। काव्य के रूप में है ये, और ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसा तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में सुना, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में। आओ देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं और यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। देखो समुद्रगुप्त के बारे में क्या बताया गया। योद्धा समुद्रगुप्त माना गया उनको, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों में लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। मतलब उन कहने का क्या मतलब कि उतने तेज योद्धा थे, उन्होंने इतने सारे युद्ध जीते जिनकी वजह से उनके शरीर में इतने घाव थे और उनके कारण उनका शरीर सुंदर दिखता है। मतलब योद्धा की सुंदरता बताई गई कि एक योद्धा के शरीर के ऊपर आपको यही दिखाई देगा, और वो सब समुद्रगुप्त की बॉडी के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर तुम मानचित्र 7 में को गौर से देखोगे तो पाओगे कि क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और कुछ नीले रंग के भी मिलेंगे, और ये मानचित्र द्वारा इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। प्रशस्ति के अंदर जो जानकारी दी गई है उसी के आधार पर बनाया गया ये। हरिशण 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। हरिशण कहते हैं कि 4 प्रकार के राजा और उनका समुद्रगुप्त के प्रति क्या उनका नीतियाँ थी, समुद्रगुप्त और उनके बीच में क्या रिलेशन था, वो सब इनके बारे में पता चलेगा कि बाकी राजा लोग हैं वो क्या थे। और देखो ये इनके सिक्के, वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दर्शाया गया है। ये सिक्के दिखाए गए ऐसे सिक्के थे जैसे इन सिक्कों में वीणा बजाते हुए उनको दिखाया गया है। कुछ सिक्के इन्होंने अपनी माँ के नाम पे, कुमार देवी के नाम पे भी छापे थे। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के बारह, जैसे आर्यावर्त हैं वो तो 9 थे, वो तो उस साइड के थे कि जैसे हमारे उत्तर उत्तर की साइड के थे, लेकिन दक्षिणापथ वाले हैं वो 12 शासक थे। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर कर दिया था और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। जब उन्होंने समर्पण कर दिया तो इन्होंने एक अच्छाई दिखाई, क्योंकि इनके लिए भी ये बहुत इजी काम था। अगर इतने ज़्यादा साम्राज्य के अंदर ये मिला लेते तो उनके ऊपर नियंत्रण करना इनके लिए मुश्किल हो जाता। इसलिए इन्होंने भी एक मतलब समझदारी का परिचय देते हुए उनको उनके जो क्षेत्र है वो वापस लौटा दिए। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा है वो बैंगनी रंग से रंगा गया। इसमें असम, तटीय नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण और संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या करते थे ये? समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ये सब चीज़ें थी। बाह्य इलाके जो शासक हैं संभवतः कुषाण और शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के भी थे। इनमें समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की इन्होंने और अपनी पुत्रियों का विवाह किया। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन के अंदर आती है। कौन सी स्टेटमेंट समुद्रगुप्त के बारे में सही है या गलत है उसमें पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से करना। ये देखो ये दिखाया गया है इन्होंने। ये दक्षिणापथ, ये पूर्वी क्षेत्र के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर्यावर्त वाले हैं ये पूर्वी तट पे। उसके बाद दक्षिणापथ के भी दिखाएंगे, और ये इधर बाह्य देशों का, और ये ऊपर
दिखाया गया है। उसके बाद में आता है वंशावलियाँ। वंशावलियाँ क्या होती है? जैसे हमारे पहले परदादा हो गए, फिर दादा हो गए, फिर पापा हो गए, फिर हम हो गए, ऐसे करके वंशावलियों की अधिकांश प्रशस्ति है वो शासकों के पूर्वजों के बारे में बनाती है। जो भी प्रशंसा उसमें की गई उनके पूर्वजों ने क्या कुछ करके दिखाया था उससे पहले, उसके बारे में बताया जाता है। ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पर पितामह है, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ थी कुमार देवी, लिच्छवी गण की थी, क्योंकि इनको लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया है ना, क्योंकि लिच्छवी गण के ये दोहित्र थे, दोहिते थे। और पिता है वो चंद्रगुप्त है, वो गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि वो इनके पिता ने की थी। एक चंद्रगुप्त द्वितीय भी है, वो इन्हीं का बेटा था, और चंद्रगुप्त जो प्रथम है वो इनके पिता थे। तो समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की। फिर उसके बाद उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है, और इससे ये आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की, तो वो आएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। और उसके बाद में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट स्मिथ ने, और इनको लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया क्योंकि इनकी माता है वो कुमार देवी लिच्छवी वंश से रिलेटेड थी। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो समुद्रगुप्त का बेटा था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के रूप में प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा गया, तो वो समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त सेकंड था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार है वो विद्वानों से भरा था। इनमें कुछ के बारे में जानकारी हमें लेसन नेक्स्ट के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद है हर्षवर्धन और हर्षचरित। हर्षचरित क्या है? इनकी जीवनी। और हर्षवर्धन कौन है? ये राजा है। और इनकी जीवनी लिखी किसने, वो सब इसके अंदर देखेंगे। हमें बाणभट्ट इनके जो कवि थे उन्होंने लिखी। जिस तरह गुप्तवंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे एक राजा हर्षवर्धन थे। उन्होंने हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर जो थानेश्वर जगह है वहाँ पे शासन किया था। जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है कि उनके वंश में कौन कौन था और कैसे वो राजा बने, वो सब उनकी जीवनी के अंदर लिखा है। और किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। उनके दरबारी कवि थे, और वो लिखी किसके अंदर है? संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। चीनी यात्री स्वेन तशांग, जिनके बारे में अध्याय 9 में पढ़ा है, काफ़ी लंबे समय तक वो हर्ष के दरबार में भी रहे थे। उन्होंने जो कुछ देखा उनका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे छोटे बेटे नहीं थे, क्योंकि उनका एक बड़ा भाई था राज्यवर्धन सिंह और उनकी एक बहन थी राज्यश्री। और जो उनके बहनोई थे, जो कनौज के मोखरी वंश के शासक थे ग्रह वर्मा, उनकी डेथ होने के बाद उन्होंने कनौज को भी अपना राजधानी बना लिया था। तो उनकी बहन जैसे जंगलों में कहीं चली गई थी और उनको वो छुड़ा के लाए थे। इस तरीके से उनके जो बहनोई थे, उनकी जो बंगाल के गौड़ीय वंश के शशांक जो राजा थे, उन्होंने उनका मर्डर कर दिया था। इस वजह से उन्होंने अपने बहनोई की जो कनौज जगह थी उसको संभाला था। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला था तो हर्ष ने कनौज को अपने अधीन कर लिया था, और वो थानेसर के राजा भी बने थे और बंगाल पे आक्रमण कर दिया। मगध और संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली उनको, मगध और बंगाल को जीतकर। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। चालुक्य वंश का जो नरेश था, पुलकेशिन राजा जो था पुलकेशिन द्वितीय, रवि कीर्ति इनके जो कवि हुए हैं, उन्होंने इनको रोक लिया। उससे पहले ये काफ़ी आगे चल रहे थे। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य है वो कृष्णा से लेकर तुंगभद्रा नदियों के बीच में। इनका कहाँ से था? कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक। और चालुक्यों का कहाँ पे था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में जितनी भी जगह थी वो इन्हीं का साम्राज्य था। और चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी हम बोल सकते हैं, धार्मिक केंद्र भी था और व्यापारिक केंद्र भी था। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। कौन करते थे? पल्लव और चालुक्य। इनकी आपस में मतलब एक दूसरे की सीमाओं को हथियाना चाहते थे। इनकी आपस में ही लड़ाइयाँ होती थी और मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बना लिया करते थे जो समृद्ध शहर थे। लेकिन बाद में देखो क्या हुआ। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें
उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। और पुलकेशिन द्वितीय को जो ये साम्राज्य वो अपने चाचा से मिला था, उनके चाचा ने उनको दिया। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व साइड में और पश्चिम साइड में, दोनों साइड अपने गुजरात की साइड उधर भी और इधर की साइड तमिलनाडु की साइड में। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोक दिया, क्योंकि नर्मदा नदी से रोक दिया उन्होंने। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, क्योंकि उनकी हार हो गई तो वो हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन उसके बाद उनका साम्राज्य जैसे गिरता गया, इसलिए बोला है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, क्योंकि चोल और पल्लव तो आपस में लड़ते रहते थे, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त किया था। इस बारे में हम कक्षा 7 के अंदर पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्रथम इकाई है वो गांव होते थे। प्राथमिक इकाई सबसे पहले प्रशासन की गांव होती थी इस टाइम में। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक शक्ति रखने तक का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद है वो आनुवांशिक बन गए थे। जैसे कुछ प्रशासकीय, आनुवांशिक का मतलब पहले जैसे दादा हो गए, फिर बेटा हो गया उनका, फिर उनका बेटा हो गया, ऐसे करके पद मिलते थे उनको। जैसे हरिशेन जो कवि है वो अपने पिता की तरह महादंड नायक और मुख्य न्याय अधिकारी थे। उन कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर भी कार्य कर लिया करता था। जैसे हरिशेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्य और महत्वपूर्ण मंत्री और संधि विग्राहक और युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री मान लो। संधि विग्राहक का मतलब शांति करवाना और युद्ध करवाना। शांति और युद्ध जैसे हो गया, दोनों का मतलब विषयों को संभालते थे वो। और संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला बहुत था। इसमें नगर श्रेष्ठ यानी बैंकर जिसको हम बोल सकते हैं, शहर का व्यापारी, सातवां यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक और मुख्य शिल्पकार और कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ उनमें से कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई वेतन नहीं मिलता था, बदले में उन्हें कुछ को भूमि दान दिया जाता है और दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल भी करते थे। साथ ही वे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। बहुत सारे काम करना, जैसे उनको नियमित वेतन नहीं मिलता था, राजा को सैनिक सहायता मिल गई, जैसे भूमि दान उनको दे दिया तो उनसे कर ले लिया, सेना और घोड़ों की देखभाल करना, युद्ध के लिए हथियार जुटाने, ये सब काम कौन करता था? सामंत करते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते वे सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेख से कई स्थानीय सभाओं की चर्चा। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। जहाँ ब्राह्मण लोग थे और जिनकी अपनी भूमि थी, उनका जो संगठन था उसको हम क्या कहते हैं? सभा। ब्राह्मण होने चाहिए और भूस्वामी और उनका एक संगठन हो, उसको सभा कहते हैं। और ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, ये जो ब्राह्मणों वाले वो तो सभा थे, लेकिन जो ब्राह्मण नहीं थे, सिंपल लोग थे, उनको ऊर नामक ग्राम सभा होने की बात की गई थी। उनको क्या बोला जाता था? ऊर बोला जाता था। और नगरम कौन था? व्यापारियों का संगठन था। एक तो देखो ब्राह्मणों का संगठन हो गया, उसको तो हम बोलेंगे सभा। एक सिंपल किसानों का समूह हो गया, उसको बोलेंगे हम ऊर। और एक व्यापारियों का समूह हो गया, उसको बोलेंगे नगरम। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं वो शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोगों की क्या पोजीशन थी वो हम देखेंगे इसके अंदर। आम लोग क्या करते थे? जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। इनके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चरित्र के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग और महिलाएं प्राकृत भाषा है वो बोलते दिखाए गए हैं। अन्य लोग क्या करते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे और महिलाएं भी, लेकिन जो ब्राह्मण लोग थे वो संस्कृत बोलते थे। तो अलग अलग हो गया। इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है वो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। जो शकुंतला और दुष्यंत का जो किस्सा है, हमने पुराने टाइम में भी सुना है ये। तो उनमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ये देखो, जैसे एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली और वो अंगूठी लेकर के
ये अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बुरी तरह से इसके साथ पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हटने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो ये मतलब एक नॉर्मल और गरीब आदमी के साथ क्या हुआ वो सब है। चीनी यात्री फाशियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पे चोट करते रहते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क में आने से बचाते। मतलब जब भी इन लोगों को शहर के अंदर आना होता तो ये लकड़ी से एक, जैसे हम बोल देते ना खड़का टाइप, वो करते थे ताकि लोगों को ये पता चलता कि अछूत लोग आ रहे हैं, वो इन लोगों को छूने से बचे। मतलब अपने आप को लोग रेडी कर लेते थे कि अछूत लोग आ रहे हैं, उनको हम छुएंगे नहीं। इस तरीके से मतलब ऐसा व्यवहार इन लोगों के साथ, मतलब छुआछूत जैसी चीज़ें थी परिवार समाज के अंदर। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया कि राजा की सेना कैसे चलती थी। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। बहुत सामान लेते थे वो, हथियारों के अतिरिक्त, जैसे रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें, जैसे बर्तन हो गए, सोने के पायदान हो गए, खाने पीने का सामान हो गया, सब्जी मछलियाँ खरगोश, ये सब हो गया। तो ये सारी चीज़ें ठेलगाड़ियों या ऊँटों और हाथियों पे सामान और जानवरों की पीठ पे लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े बिगुल और तुरई बजाते हुए चलते, मतलब शाही सा सिस्टम बना करके चलते थे लोग। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार भी करना पड़ता है। जो भी रास्ते में गांव पड़े उनको पता लग गया भाई राजा आ रहा है तो वो क्या करेंगे, आदर सत्कार करेंगे। वे दही गुड़ और फूलों का उपहार लाते थे और जानवरों को चारा भी देते थे और वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत का अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी, जैसे इनकी सेनाएं चलती थी तो गरीब लोगों की जो झोपड़ियाँ वगैरह थी वो कुचल दी जाती थी। इनके जो जानवर वगैरह थे, ये जो पशु चलते थे, अक्सर गांव वालों की झोपड़ियाँ हाथी कुचल डाल देते और व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल में डरकर भाग खड़े होते थे। और बाणभट्ट लिखते कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी, धूल हो जाती थी फिर वहाँ पे। आगे आता है अन्यत्र। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का बहुत बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन क्या थे, बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। जीएस जहाँ भी आती है वो एनसीईआरटी के ऐसी जगह से आती है। जो घुमक्कड़ कबीले होते थे उनको बेदुइन बोला जाता है और ये कहाँ रहते थे, अरब में रहते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की और ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना है या इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले के लिए, उपवास रखने वालों के लिए और अपनी पवित्रता बनाए रखने वालों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए अक्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में भी फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले भी परिचित थे, अब अपने साथ नए धर्म को भी लेकर के आ गए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। अब इसमें कुछ वर्ड आए। प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा करना, आर्यावर्त का मतलब उत्तर की साइड के जो 9 राजा थे, दक्षिणापथ दक्षिण के 12, वंशावली जो एक के बाद एक वंश आए, अनुवांशिक भी यही हो गया। पदाधिकारी सामंत वो होते थे जो हथियार जुटाते थे, सेना का ध्यान रखते थे, हाथियों की देखभाल करते थे और राजाओं को मतलब सैनिक सहायता देते थे, उनको वेतन नहीं मिलता था और कर देते थे। सभा वो होगी जो ब्राह्मण भूस्वामी हो गए और नगरम व्यापारियों का संगठन। हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी। आर्यवर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, आर्यवर्त के शासक लाते थे। दक्षिणापथ में कितने शासक थे, 12 थे, तो ये भी ठीक है। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरई थे, ये नहीं है। गुप्त शासकों के नियंत्रण में ये नहीं थे। एहोल पल्लवों की राजधानी थी, एहोल है वो चालुक्यों की राजधानी थी। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही, ये ठीक है। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले और हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले। तो आज के इस लेसन को हम यहीं कंप्लीट करते हैं और ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।